हाँ तो बच्चों, ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं सबका एक बार फिर से एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के एग्ज़ाम को देखते हुए कि ये बहुत नज़दीक आ रहा है, कुछ ही महीना बाकी है। तो हम लोग क्लास 10th का आज हिस्ट्री पढ़ेंगे और हम चैप्टर वाइज हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ उस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग नज़र डालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जो भी बच्चे अब तक एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगे आपको तो अपने साथियों में ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? यानी 1848 में फ्रांस में जो क्रांति हुआ उस क्रांति का क्या कारण था? तो इसका आप उत्तर लिखिएगा। तो पहले लिखिएगा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे, लिख के डैश लगा दीजिएगा, या आप लिखिएगा 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे, दोनों चलेगा। और इसके बाद आपको पॉइंट दे करके लिखना है 3-4 पॉइंट। पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव, मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा पॉइंट लिखिएगा राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, यानी फ्रांस में जो राजनीतिक दल था उसमें आपसी एकजुटता, इसका अभाव था। नंबर 3 समाजवाद का प्रसार। और नंबर 4 लुई फिलिप की राजनीतिक असफलता। फ्रांस में लुई फिलिप का शासन था, वहाँ का उस समय वो राजा था, लेकिन उसकी जो राजनीतिक नीति थी वो बहुत ही असफल हुआ। इस कारण से फ्रांस में क्या हो गया, फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उनके प्रति असंतोष था। वो जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ, जो आपको हम बता दिए। तो आप इतना सिर्फ लिख लीजिएगा एग्जाम में कि लुई फिलिप की नीति की असफलता, तो हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2019 के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, मेजिनी कौन था? मेजिनी कौन था? इसका उत्तर है मेजिनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। आप यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भी याद रख लिए, आपको अगर पूछा जाएगा कि मेजिनी का संबंध किस गुप्त दल से था, तो आप याद रखिएगा कार्बोनरी गुप्त दल से था। तो मेजिनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ, यानी मेजिनी सेनापति था और इसके साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, साहित्यकार भी था, साहित्यकार भी था। और 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। और 1845 में मेटरनिख की पराजय के बाद मेजिनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वो असफल रहा और उसे फिर से पलायन करना पड़ा। तो ये था मेजिनी। आप इतना याद रख लीजिए, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है कि मेजिनी कौन था, तो आप लिख सकते हैं मेजिनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वो एक सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और साथ में साहित्यकार भी था। और मेजिनी ने इटली के एकीकरण में 2 बार प्रयास किया, लेकिन दोनों बार वो असफल रहा। आप इतना भी लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको अपने साथियों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है जो इस चैप्टर से, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2015 के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, यूरोपीय इतिहास में घेटो, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में
यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म, जाति, धर्म, प्रजाति, जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। यानी पहले मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें, मध्यकालीन इतिहास में यूरोपीय शहरों में जो यहूदियों की बस्ती थी उसको घेटो कहा जाता था, लेकिन आजकल एक विशेष धर्म, प्रजाति या जाति या सामान्य पहचान वाले लोग जो एक साथ एक स्थान में रहते हैं तो उसको भी घेटो कहा जाता है। तो ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न की तरफ आते हैं बच्चों। जो अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो इसका आप उत्तर लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। क्या लिखिएगा आप आंसर में? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। नंबर एक, जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। नंबर 2, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। यानी बहुत ज़्यादा विषमताएं था, सामाजिक विषमताएं थी, धार्मिक विषमताएं थी और राजनीतिक विषमताएं थी। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। चौथा पॉइंट, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। और पांचवा पॉइंट, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। तो इन 5 प्रमुख कारणों से जर्मनी के एकीकरण में बाधा पहुंच रहा था। तो आप इस 5 कारण को आप याद कर लीजिएगा। आप कॉपी में है ना, वीडियो को तब पॉज करके क्या कर दीजिए, लोग राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और फिर इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। अगला सब प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो इसका उत्तर है, नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। यानी सिर्फ एकमात्र भौगोलिक नाम था इटली और जर्मनी। और नेपोलियन के अनजाने में, यानी अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन ने अनजाने में इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया था। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं। यूरोप में 2 राष्ट्रों को संगठित होने के लिए जिसने यूरोप में 2 राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। अगला प्रश्न है 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 2011 का, तो इसको भी आप याद रखिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव निम्नलिखित है, या प्रभाव लगाकर लिख करके डैश लगा दीजिएगा और पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला नंबर में लिखिएगा 1830 की क्रांति का प्रभाव ये रहा कि इसने देश में कट्टर राज सत्तावादियों के प्रभाव को कम कर दिया। देश में कट्टर राज सत्तावादियों के प्रभाव को कम कर दिया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निरर्थक सिद्ध किया। और तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। सभी यूरोपीय राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। चौथा पॉइंट लिखिएगा, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण
तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण हुआ आंदोलन शुरू हुआ। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। और अगला प्रश्न आप देखिए, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए। इसका उत्तर है, राष्ट्रवाद एक किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। यानी राष्ट्रवाद एक भावना है जो एक खास परिवेश में रहने वाले लोगों के में उत्पन्न होता है, और उस भावना के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है भावना, और ये भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। यानी राष्ट्रवाद जो है वो पुनर्जागरण का परिणाम है। आप इसके आंसर को भी आप याद कर लीजिएगा बच्चों। तो पहला चैप्टर में इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपने देखा, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। वीडियो को आप बार बार सुन के भी याद कर सकते हैं, उसके बाद बार बार लिख करके भी आप याद कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।